मैं मानता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री जी का है, जिनने हमारा ग्लोबल इमेज जो थी उसको बहुत सुधारा है। माहौल के ऊपर चुनाव होते हैं। आज के दिन ऑपोजिशन वीक है। कई तरह की अटकलें हैं कि बीजेपी के साथ कुछ अनबन चल रही है या पता नहीं अलायंस का फ्यूचर कैसा हो। जिन लोगों को दिखता है कि 1 और 1 11 की ताकत बन जाते हैं, वो लोग ये नैरेटिव बनाते हैं। रेसलर्स की प्रोटेस्ट की मैं बात कर लूँ या फार्मर्स प्रोटेस्ट की या सनफ्लावर को लेकर के तमाम तरह की प्रोटेस्ट रही हैं। ऐसे में कई तरह की बातें भी जो सामने आई हैं कि बैकफुट पे रही है हरियाणा सरकार। रेसलर्स वाला प्रोटेस्ट था, रेसलर्स का प्रोटेस्ट दिल्ली पुलिस के संबंध में था। सनफ्लावर की बात थी। सनफ्लावर हमने पंजाब से 1800 रुपया महंगा खरीदा, हैफेड की परचेज कराई, और धरना देने कौन आए? पंजाब के फार्मर्स। आप खुद पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ये है कि उनके पास 4 महीने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का पैसा नहीं। अगर आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ देते हैं तो ऐसे में इतने करप्शन के जो चार्जेस हैं उसको लेकर के भी आपके लिए कहा गया। मैं तो कह रहा हूँ, आप चार्जेस बताइए। कोई एक स्टेटमेंट देनी बहुत आसान है। अगर मैं कह दूं कि आपका कैमरामैन तो ऐसा है, तो क्या आप उस चीज़ पे विश्वास कर लें? नमस्कार, जागरण डायलॉग्स 3.0 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम दर्ज है एज यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन। जी हाँ, हमारे साथ हैं हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी और प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर ऑफ जेजेपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत क्योंकि बहुत गरमाया हुआ ये हाल फिलहाल का मुद्दा था, नो वायलेंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपका पक्ष मैं जानना चाहती हूँ, इस पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था किसको आप मानते हैं जिम्मेदार? मैं ये मानता हूँ कि सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे तंत्र हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को निरंतर लेके आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर समय अनुसार अंकुश लगाए भी जाते हैं, मगर कई बार ये चीज़ बढ़ती बढ़ती किसी भी तंत्र के कंट्रोल में नहीं रहती। और ओवर पीरियड जिस तरह का ये एग्रेशन बिल्ट हुआ, मुझे लगता है उसका कारण था कि पहली बार इस तरह की घटना दशकों बाद हमें यहाँ देखने को मिली और हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल भी किया। कंट्रोल कर कर जो लोग किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। आज के दिन सैकड़ों FIR जिसमें हुई हैं, पॉलिटिकल लोग भी और सोशल लोग भी जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी है, चाहे वो किसी पार्टी से थे, किसी समुदाय से थे, किसी को बख्शा नहीं गया। और मुझे लगता है कि हमारा कम्युनल जो भाईचारा इस एरिया का रहा है, उसके अंदर पहली बार इस तरह की हिंसा में देखने को। 2024 के लोकसभा चुनाव क्योंकि अब सर पर ही आ गए हैं और तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, ऐसे में गठबंधन, कोalition, अलायंस, इन सब की चर्चाएं हो रही हैं, खासकर INDIA अलायंस को लेकर के, क्योंकि विपक्ष अपनी मजबूती दिखाने का लगातार प्रयास भी कर रहा है, तमाम बैठकें भी हो रही हैं। ऐसे में अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो क्योंकि आप 2019 में आपको एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपने अपना कार्यभार संभाला था, बीजेपी से आपने कोalition करके, ये जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हैं इसमें NDA के साथ जो आपका गठबंधन है, खासकर ऑपोजिशन जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपके अलायंस? पूरी तौर पर तैयारी है। मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो तैयारी कभी छोड़ती हो। उसके अंदर वो मजबूत कितनी हो सकती है, किस तरह के परिस्थितियां बन सकती है, वो माहौल बनाता है और माहौल के ऊपर चुनाव होते हैं। आज के दिन ऑपोजिशन वीक है और ऑपोजिशन अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए अब एक ग्रैंड अलायंस के तौर पर जो इंडिया अलायंस इनने बनाया है उसको लेकर आए। कितना लंबा चलेगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ देखने वाली है। चौधरी देवीलाल शरीके के लोगों ने उस समय 87 के अंदर एक मूवमेंट शुरू करी और उस मूवमेंट के बाद इतना बड़ा बदलाव आया था कि कांग्रेस, जिसको लोग कहा करते थे कि ये कभी पावर से बाहर नहीं जाएगी, उस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी उसके बाद बने। तो वो सैक्रिफाइस क्या आज के लोग कर पाएंगे, ये देखने की बात है। और मुझे लगता है कि NDA
आज के दिन मजबूत है और यूनाइटेड है और मजबूती के साथ आगे भी लड़ेगा। ऑपोजिशन की यूनिटी के खिलाफ आपका जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस पर? मैं मानता हूँ हमने मिलकर प्रदेश के अंदर हर परिस्थिति में भी प्रोग्रेसिव काम किया है। लोग हरियाणा प्रदेश की तरक्की को देश में गिनवाते हैं और आज के दिन मॉडर्न चीज़ें जिस तरीके से हमारे प्रदेश में आ रही है, हमने पॉलिसीज़ जो लाने का काम किया, एरो डिफेंस पॉलिसी हम लेकर आए, हिसार हवाई अड्डा बना, हमारे यहाँ पर 5 एयर स्ट्रिप्स थी, उनके अंदर सिर्फ हीका का एक एविएशन इंस्टीट्यूट चलता था जिसमें पायलट ट्रेनिंग होती थी। हमने 2 प्राइवेट प्लेयर्स को लाकर हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किया। आज मेरे यहाँ से 22 या 23 बच्चे तो इंडिगो और एयर इंडिया में पायलट लग गए। कभी आप सोचते थे कि गांव का बच्चा भी जहाज उड़ाएगा? हमारे को दूसरे देशों में जाकर सिमुलेटर ट्रेनिंग करके आनी पड़ती थी। आज गुड़गांव में इतना बड़ा हमने सिमुलेटर हब क्रिएट किया है कि लगभग इंडियन एयरफोर्स से लेके प्राइवेट एयरलाइंस के लोग यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और आगे भी जो ड्रोन्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम लेकर आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जो हरियाणा से लोग दूर जाने लग गए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति गुजरात गई, उस मारुति को हम वापस लेके आए। दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें 10 लाख गाड़ियाँ सालाना प्रोड्यूस होंगी, वो खरखोदा में हम बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका ये टारगेट भी है कि 2025 के अंदर वो उस प्लांट से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर लें। हरियाणा आज भी 40% इंडिया की डिमांड ऑफ कार्स को प्रोड्यूस करता है और अगर हम ग्लोबली डिमांड को 40% ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टेट कभी पीछे जाएगा। एग्रीकल्चरी वी हैव ग्रोन सिस्टमैटिकली। हमने किसान का प्रोड्यूस खरीदना सबसे पहले हरियाणा में शुरू किया और तो और पहले किसान को वेट करनी पड़ती थी कि पैसा कब आएगा। अब तो हम 48 घंटे में खाते में डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का पूरा पैसा दे देते। आज कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे प्रदेश का मजबूत हुआ है। आईटी सेक्टर के अंदर वी आर इन द टॉप 3 स्टेट्स। एमएसएमई में लास्ट ईयर ही हरियाणा को अवार्ड मिला है कि तीसरा सबसे बेहतरीन एमएसएमई के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने देश में डेवलप किया तो हरियाणा ने किया। और डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट 1 साल का किसान आंदोलन और ये छोटे छोटे जो आंदोलन और घटनाएं हुई हैं, इस सब के बावजूद भी स्टेट पीछे नहीं गया। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं हुई बल्कि इन्वेस्टमेंट आई है। एंड आई कैन प्राउडली से कि हम 35,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट प्रदेश में केटर कर पाए। ये बहुत रेयरली मुमकिन है। हमारे पास लैंड कोई उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जैसी सस्ती नहीं है। हमारे लिए एक चैलेंज भी है दैट आवर लैंड कॉस्ट इज़ वेरी हाई। डिस्पाइट दैट सब लोग यहाँ आना चाहते हैं बिकॉज वी प्रोवाइड देम द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने ये अलायंस का जो सवाल दुष्यंत जी पूछा था वो इसलिए पूछा था कि कई तरह की अटकलें हैं कि बीजेपी के साथ कुछ अनबन चल रही है या पता नहीं अलायंस का फ्यूचर कैसा हो, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। इस चीज़ के ऊपर मैं कह के थक गया। जिस दिन अलायंस हुआ था, जिस दिन हमने शपथ ली थी और सरकार स्थिर चलाने का फैसला लिया था, ये उस दिन से सवाल है। और कांग्रेस के लोग तो मुझे याद है ये भी कहते थे कि 3 महीने में सरकार टूट जाएगी। साल हो गया, कोरोना आ गया, सरकार टूट जाएगी। किसान आंदोलन में तो सरकार टूट चुकी है। और मुझे तो ये याद है कि 3 महीने पहले तो बिल्कुल ही तुड़वा कर और इस रिश्ते को तोड़कर लोग बैठ चुके थे। आज के दिन स्थिर मजबूत सरकार हमारा धर्म था, हमने निभाया और आगे भी ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये स्थिरता इसी तरह रहेगी। तो ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? तो जिन लोगों को खतरा है, जिन लोगों को दिखता है कि 1 और 1 11 की ताकत बन जाते हैं, वो लोग ये नैरेटिव बनाते हैं। उनकी खुद की इनसिक्योरिटी इस चीज़ से है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं ईजियर टारगेट इसलिए हूँ क्योंकि उनके सामने एक रिस्क भी है। उनको ये दिखता है कि ये 35 साल का है, अगर ये स्थिरता के साथ चलता रहा तो अगले 50 साल ऐसे ही रहेगा। तो वो लोग टारगेट भी करते हैं कि वीक किया जाए, किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह डिरेल किया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे संगठन में और इस गठबंधन में और दोनों के मेल जोल और विजन में कोई अंतर आया है। हमने मिलकर जो वादे चुनाव से पहले करे थे उसको फेज्ड मैनर में हमने पूरा भी किया
और हरियाणा एक ऐसी शायद कोलिजन गवर्नमेंट चला पाई है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कभी भी हमारे किसी मिनिस्टर्स का आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा होगा। नहीं तो कोई कोलिजन सरकार बनी हो तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें हरियाणा की 10 सीटें हैं, इनको लेकर कोई बात हुई है आपस में आपके? बिल्कुल चर्चा हुई है और उस पर फ्रूटफुली हम आगे बढ़ भी रहे हैं और वो तो चुनाव के पास निर्णय लिए जाएंगे कौन कितनी सीट शेयरिंग करेगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी अब दिन प्रतिदिन स्टेट वाइज अपने अलायंस के साथ बैठकर चर्चाएं कर रही है। पीछे एनडीए की बैठक हुई, फिर एनडीए के प्रवक्ताओं की बैठक हुई, फिर एनडीए कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई। धीरे धीरे करके ये बैठकों का दौर जो है ये बाय एंड ऑफ दिस ईयर सीट शेयरिंग और इन सब चीज़ों को क्लियर कर देगा। आपके कार्यकाल की बात करूं 2019 से अभी तक, तो जब आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आपने कार्य संभाला था तब से चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। जैसे कोविड रहा, फिर प्रोटेस्ट कई हुई हरियाणा में, चाहे फिर वो रेसलर्स की प्रोटेस्ट की मैं बात कर लूं या फार्मर्स प्रोटेस्ट की या सनफ्लावर को लेकर के तमाम तरह की प्रोटेस्ट रही हैं। ऐसे में कई तरह की बातें भी जो सामने आई हैं कि बैकफुट पे रही है हरियाणा सरकार या सही से हैंडल नहीं कर पाई, मिस हैंडल नहीं कर पाई। तो ये जो आपका जो कार्यकाल 4.5 साल का रहा है अभी तक का, उसको आप किस तरह से आप कहेंगे कि किस तरह से आपने हैंडल किया इन चैलेंजेस को? क्वेश्चन का ऐसे जवाब दे देता हूँ कि क्या हमारे किसी किसान के ऊपर गोली चली, लाठियाँ बरसी? इससे पीसफुली और प्लान्ड तरीके से रेजोल्यूशन चीज़ों पर कभी नहीं आया होगा। कांग्रेस का राज था या उससे पहले राज रहे हो, हमेशा किसान आंदोलन में लोगों की जान गई। आप मुझे ये तो बताइए नकली एफआईआर किसी पे हुई हो, किसी भी फार्मर को हरास किया गया हो? आज के दिन रेजोल्यूशन लाना समस्याएं हैं और प्रजातंत्र में अधिकार मांगना सबका हक है। हक के साथ अपनों से ही मांगी जाती है चीज़ें और मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट में मैं हूँ, बीजेपी के साथ बैठा हूँ, उसको रिजॉल्व कराना भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है और हमने कराए हैं इश्यूज़। आज किसान आंदोलन के विरुद्ध कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कितना लंबा प्रोटेस्ट हुआ। मेजॉरिटी लोग उस प्रोटेस्ट में नॉन हरियाणा के थे। उसके बावजूद भी हरियाणा के फार्मर को हमने ऑर्गेनाइज तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। आज मेरा किसान ट्राली पे नहीं सोता, मंडी में जाता हुआ। हमारे किसान को ये सुविधा है कि जाएगा 2 घंटे में ट्राली खाली करके घर आ जाएगा और 2 दिन में उसके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये व्यवस्था क्यों बन पाई? क्योंकि हम बैठे थे, हमने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम कोई फसल खरीदते नहीं हैं तो भी भावांतर भरपाई योजना के अंदर वो जो गैप होता है एमएसपी और उसकी फसल का, उसके खाते में डीबीटी कर देते। पंजाब में नहीं होती, राजस्थान में नहीं होती, दिल्ली में नहीं होती, यूपी में नहीं होती। हरियाणा हैज़ बीन आई थिंक द फर्स्ट स्टेट टू ऑलवेज अडैप्ट बेटर डेवलपमेंटल स्कीम्स फॉर फार्मर्स, और हम कर पाए। रेसलर्स वाला प्रोटेस्ट था, रेसलर्स का प्रोटेस्ट दिल्ली पुलिस के संबंध में था और दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चला। मुझे नहीं लगता हरियाणा के अंदर उसका कोई गवर्नमेंट का रोल था। सनफ्लावर की बात थी, सनफ्लावर हमने पंजाब से 1800 रुपया महंगा खरीदा, हैफेड की परचेज कराई और धरना देने कौन आए? पंजाब के फार्मर्स। क्योंकि पंजाब के अंदर तो भगवंत मान जी लाठियाँ मारते हैं, डंडे मारते हैं। और आपने खुद देखे हैं कि पंजाब में फार्मर एजुटेशन को किस बेदर्दी के साथ भगवंत मान जी की गवर्नमेंट ने निपटा है। क्या हरियाणा में ऐसा आपको कोई सीन दिखा? और एज अ इलेक्टिव मुझे लगता है ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमारे इलेक्टोरल की बात को हम अच्छी तरह समझें और उस पर डिसीजन लें। जी, एक मिशन दुष्यंत फॉर 2024 आपने ये लॉन्च किया है, जिसमें टारगेट है कि 51% वोट्स इन द नेक्स्ट ईयर स्टेट पोल्स। इसके लिए क्या तैयारी है और किस तरह के मिशन के साथ आप, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीइंग द यंगेस्ट जो आपको खिताब मिला हुआ है, जिसके साथ आप आगे बढ़े 2014 के बाद, जिस तरह से आप आगे बढ़े, कहीं ना कहीं एक जनता का सपोर्ट या युवा का सपोर्ट इस प्रोसेस में मिला? देखिए, बिल्कुल आज के दिन 70% ऑफ वोटर्स आर बिलो द एज ऑफ 45।
उनकी आवाज़ रखने का मुझे लगता है मुझे मौका मिला हुआ है। और वी टारगेट दैट। हमने 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट का कानून इसलिए लाया कि हम स्टेट के एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी हरियाणा के बच्चों का अधिकार सुरक्षित कर पाए। जहाँ बात है कि वोट शेयर इंक्रीज़ की, वी फॉर्म्ड अ पार्टी इन 2018। 11 महीनों में वी वेंट इनटू पोल्स। 2 नहीं 3 चुनाव लड़े। पहले एक बाई इलेक्शन लड़ा, फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, फिर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। और उस दौरान भी हम इतनी मेहनत कर पाए कि हम 17% वोट शेयर पे पार्टी को ले गए। हम 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार गए और मजबूती से चुनाव हमने लड़ा। उसके बाद पार्टी की ग्रोथ आती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बनती। धीरे 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 हमने बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूती से जोड़ा। अब हमने 2 मुहिम चला रखी है। एक तो बूथ योद्धा का है, जो बूथ पे लेवल पर जाकर कैसे संगठन के प्रचार को, संगठन के काम को देखे। और एक ताकत जो कोई नहीं समझता, जो मैंने शायद मेरी मदर से और उनकी मेहनत से सीखा, वो है महिला सशक्तिकरण। और महिलाओं को हमने पहले तो 50% अधिकार दिया पंचायतों के अंदर। आज हर दूसरी कुर्सी पे, चाहे वो मेंबर पंचायत हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो या पंच हो, उस पे महिला आज बैठी है। उसके बाद उनके रोज़गार के अवसर कैसे बनाए जाए। हमने हरियाणा रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है, जो ग्रामीण समूह बनते हैं औरतों के, 16,000 थे जब मेरे पास पंचायती राज आया, आज 40,000 से ऊपर है। रोज़गार के अवसर गांव में औरतों को हमने बढ़ा कर दिए। और उसके बाद अब राशन डिपोज़ थे। वो राशन डिपोज़ में कोई रिटायरमेंट एज नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था किसको मिलेगा। अब हमने 33% उसमें भी रिजर्वेशन वुमेन की कर दी कि क्यों ना उसको गांव में भी एक रोज़गार का अवसर मिल जाए। और उसका पहले 1.5 रुपया कमीशन था, हरियाणा 2 रुपये देने लग गया है, तो उसको सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ हमने अब बूथ सखी का कार्यक्रम शुरू किया है। और बूथ लेवल पर अगर एक माता बहन संगठन के साथ जुड़कर प्रचार में जुड़ जाएगी, तो मैं मानता हूं कि 50% का जो आपने कहा कि आपका टारगेट है, उस 50% टारगेट को अकेली महिलाएं जोड़ पाएंगी, क्योंकि 50% वोटों के हिस्सेदार भी वो है। और उसके अंदर जो हमारा हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश भर में, उसके अंदर हमने देखा है कि पहले जहाँ 1,500-2 हज़ार औरतें आया करती थी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, अब 5-5, 7-7 हज़ार औरतें पॉलिटिकली संगठन से इन्वॉल्व हो रही। और जिस दिन महिलाओं का आशीर्वाद मिल जाए, मुझे लगता है कि एक नई क्रांति सी आपको देखने को। तो आप मानते हैं गेम चेंजर रोल प्ले कर सकती हैं? बिल्कुल करेंगे, करा है उन्होंने। बिल्कुल 2019 के अंदर भी जो हमारा हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि एक पार्टी को स्ट्रेंथ उसने दी। जब हरियाणा की औरतें, लोग कहते थे घरों से नहीं निकलती, जब वो 5-5, 7-7 हज़ार एक जगह एक जलसे में आने लगी, तो अपने आप में हौसला हुआ। और वो हौसला मुझे भी इसलिए आया कि मेरी मदर जाकर उन कार्यक्रमों में बैठी, उनने जाकर अपनी टीम को स्ट्रेंथन किया। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगठित तरीके से आपका शक्ति प्रदर्शन कितना बड़ा है। जैसे कि बात भी हो रही थी दुष्यंत जी आपसे कि ज़्यादा वक्त है नहीं, लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद स्टेट असेंबली पोस्ट, और उसके अभी बीच में काफ़ी राज्यों में भी चुनाव है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ लोकसभा स्पेसिफिक और हरियाणा स्पेसिफिक, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के हरियाणा की जनता इस बार अपना लोकसभा में मत और विधानसभा में मत का इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, हरियाणा के अंदर एज इन गवर्नमेंट के अंदर होने से मैं ये मानता हूँ कि आज डेवलपमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू। स्टेट आगे बढ़ा है, स्टेट कमज़ोर नहीं हुआ आर्थिक तौर पर भी और डेवलपमेंटल तौर पर भी। हमारे बीच में से आप नेशनल हाईवेज़ की देखेंगे तो इतना छोटा स्टेट होने के बाद भी 11 एक्सप्रेसवेज हैं हमारे पास, 35 नेशनल हाईवेज़ हैं हमारे पास, इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है। एग्रीकल्चरली पर एकड़ जो यील्ड है वो हरियाणा की बड़ी है। हम ट्रेडिशनली जीरी और गेहूं की उगाई पे फोकस रखते थे। हमने जो पानी बचाने की स्कीम शुरू करी तो लोग हॉर्टिकल्चर पे आ गए, आज सब्जियों पे आ गए हैं, पैक हाउस आ गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पीछे विजिट करके अब हमारे फार्मर्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड हाइड्रोपोनिक्स की खेती शुरू कर दी। तो इस तरह की डेवलपमेंटल चीज़ें आएंगी तो सिटीजन है। आज गुड़गांव देखिए आप, मैं इसी बात पे आ रही थी, गुड़गांव जिस तरह से विस्तार हुआ है, एक ऐसा शहर है जो मुझे लगता है कि पिछले 1-2 दशक के अंदर एक गांव से और दुनिया के मैप पे स्टैंड होने वाला
एक शहर बन चुका है। और मुझे लगता है कि इंडिया का मेट्रोपॉलिटन्स की अगर बात करें तो सबसे प्रोग्रेसिव अगर कोई एक शहर है तो गुड़गांव के तौर पे करा जाता है, क्योंकि जो नया गुड़गांव है इट वाज वेल प्लान्ड, और वेल प्लान्ड के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली बिल्ट हो गया, डिले नहीं हुए, और उसी ने गुड़गांव की प्रोग्रेस को बढ़ाया। इस कॉम्प्रिहेंसिव विकास की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो आने वाले टाइम में आप इस डेवलपमेंट या इस एक्सपेंशन को किस तरह से, आपका जो रास्ता है या जो रोडवे है वो कैसी रहेगी? मैं तो ये मानता हूँ कि गुड़गांव अगले 1 दशक में एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज सोना को टच कर गया, मानेसर को टच कर गया, दिल्ली से फरीदाबाद से पहले ही टच था। अब हमें जो हमारा विजन था कि 5 नए शहर बसाए जाएं, ग्रीनफील्ड सिटीज़ विच हैज़ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर सीवेज और मॉडर्न सिटीज़ बने, उसके लिए हमने ग्लोबल कंसल्टेंट्स भी हायर करे हैं। और पहली डीपीआर का हमने रिव्यू लिया, कोई ऑब्जेक्शंस थे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के व्यू थे कि शायद रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो जाए, मगर हमने 5 शहर जो हमारा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर अब प्लान करें हैं। और हमारा टारगेट है कि खरखोदा के साथ सोनीपत खरखोदा के बीच में एक शहर प्राथमिक तौर पर हम बनाएं, और फरीदाबाद पलवल के बीच में, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ एक शहर हम प्लान बसाएं। और उसके साथ जो तीसरा शहर हम प्लान कर रहे हैं वो जयपुर एक्सप्रेसवे पे है, जो कि नू और आपके तावड़ू के बीच में बसे। अगर हम 3 रिमोट सिटीज़ अगर बना पाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले 50 साल बाद दिल्ली में नौकरी करने वाला आदमी भी इजी लाइफस्टाइल के लिए वहाँ, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वहाँ रहेगा। मैं जब अमेरिका पढ़ता था तो मैं एक छोटा सा कस्बा था, चंडीगढ़ शहर था, चंडीगढ़ जितना, बेकरफील्ड, वो LA से 99 किलोमीटर्स था। ये मैंने जब देखा कि लोग नौकरी LA किया करते थे और रहा अच्छा वातावरण, नॉन पोल्यूटेड वातावरण के लिए लोग बेकरफील्ड आके सोया करते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो डेली कम्यूटर्स थे, क्योंकि 1 घंटा लगता था, सड़कें अच्छी थी। आज इंडिया के अंदर भी वो सेंस आ रही है। और कोविड के बाद आपने देखा होगा कि जो लोग पहले फ्लैटों में शिफ्ट हो गए थे वो अब इस सोच में है कि नहीं, फ्लैट की जगह चाहे 1 घंटा दूर अपना घर हो, खुला हो, वातावरण अच्छा हो, वहाँ बसने में, जीने में ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल है। और धीरे धीरे स्कूल्स की क्वालिटी रूरल में भी बेटर हुई है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दिक्कत नहीं है। और आजकल ये स्विगी, जोमेटो और ये जो कंपनीज आ गई ई-कॉमर्स की, तो मुझे नहीं लगता खान पान, कपड़ा और ये चीज़ें रिमोट एरियाज़ में पहुँचानी भी मुश्किल है। और मैं तो देखता हूँ कि आज के दिन जितनी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये तो अब देश के प्रत्येक गांव तक जाके चीज़ें डिलीवर कराती है। तो टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए अच्छी जगह रहने को मिल जाए, ये मुझे लगता है नई जनरेशन की सोच बन रही है। और गुड़गांव का बर्डन कम करने के लिए वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विथ न्यू प्लान। राजस्थान का चुनाव अब से कुछ ही वक्त में होगा। ऐसे में पार्टी के एक्सपेंशन को लेकर के आपने कहा था, किस तरह से पार्टी का एक्सपेंशन आप देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पे जो किसान बेल्ट है, वहाँ पर भी आप क्या उसी एक्सपेंशन के साथ नजर आएंगे? संगठन कोई एक दिन में नहीं खड़ा होता। मैंने पहले भी ये बात कही कि धीरे धीरे हम हरियाणा में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए। अब नेक्स्ट आगे कितना बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी टाइम पे 2 सांसद थे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और धीरे धीरे उसका जो विंग था वो एक्सपैंड हुआ। इसी प्रकार से कांग्रेस थी। देश की आज़ादी के अंदर अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस से मूवमेंट्स चली और उस सारी को कांग्रेस बना दिया गया। फिर कांग्रेस से लोग अलग हुए, उनने अपने अपने दल बना दिए गए। जो कांग्रेस पूरे देश पे अपना संगठन खड़ा करे बैठी थी, सरकार चलाई, जिनका इतना दबदबा था कि उनके पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में भी सरकारें रहती थी, वो अपने आप को कैसे सुकड़ते हुए देख रही है और धीरे धीरे वो जीते भी हैं दोबारा। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे लगता है कि कैडर जो है वो महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमने दिल्ली में संगठन बनाया, हमने राजस्थान में बनाया है, पंजाब में विस्तार शुरू है, धीरे धीरे कर और अभी तो बहुत समय है, 4.5 साल हुए हैं। ये कहना कि 4.5 साल में पूरे देश में संगठन खड़ा कर लेंगे, मुझे नहीं लगता मुमकिन होगा।
ऐसी बातें हो रही हैं कि जो INLD है वो ऑपोजिशन का जो INDIA जो अलायंस है, गठबंधन है, उसको ज्वाइन कर सकती है, ऐसा प्रस्ताव आपस में बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी चुनौती या कोई बड़ा सरदर्द उनके फॉर्म में? चौधरी देवीलाल की विचारधारा का एक बहुत बड़ा अजूबा मानूंगा कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चलेगी, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर उन लोगों ने जुड़ना होता, उन लोगों को बुलाया गया होता, तो मुझे नहीं लगता पिछली 3 बैठकों के अंदर कोई मिस भी करता। सिर्फ ये कहना हम ज्वाइन करेंगे, हिस्सा बनेंगे और करेंगे, ये तो बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं। अगर अलायंस के अंदर किसी ने हिस्सेदारी करनी होती है तो समय पर डिसीजन लिए जाते हैं। डिलेड डिसीजन हमेशा नुकसान करते हैं। दुष्यंत जी, एक INLD से एक स्टेटमेंट भी आई थी जिसमें कहा था कि अगर आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ देते हैं तो ऐसे में इतने करप्शन के जो चार्जेस हैं उसको लेकर के भी आपके लिए कहा गया। मैं तो कह रहा हूँ, आप चार्जेस बताइए कोई एक भी। मेरे ऊपर तो 3.5 साल में जितने एलिगेशन लगे हैं, फैक्चुअली एक एक चीज़ का जवाब दिया है। और मैं तो निरंतर कहता हूँ, जहाँ चोरी हो रही थी हमने रोकी, जहाँ हमें कमी मिली हमने उसको सुधारा है, और उससे कई लोगों के दिक्कतें हुई और उन्हीं लोगों ने आरोप लगाए जिनके दिक्कतें हुई। ये कहना कि मेरे पे करप्शन के चार्जेस हैं, 1 रुपये का तो बताइए। स्टेटमेंट देनी बहुत आसान है। अगर मैं कह दूं कि आपका कैमरामैन तो ऐसा है, तो क्या आप उस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे? ये चीज़ तो आपको समझनी, देखनी है कि फैक्ट्स क्या है। हमारे प्रदेश के अंदर GST 16,000 करोड़ से और 36,000 करोड़ पे पहुंच गया। 20,000 करोड़ की ग्रोथ 3-3.5 साल में है। इसका मतलब कितनी टैक्स की चोरी थी या नॉन रिपोर्टेड टैक्स था जिसको हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया। एक्साइज रेवेन्यू जो हमारा 6,100 करोड़ था वो 10,200 करोड़ हो गया। स्टैंप रेवेन्यू जो हमारा रजिस्ट्रेशन का था वो 6,400 करोड़ था, वो 10,400 करोड़ हो गया। क्या इसके अंदर चोरी हुई या हमने चोरी रोकी? हमने चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी। और इस साल की मेरा जो अनुमान है, हमारे जो लिकर वेंड के ऑक्शन भी हुए हैं, वो पिछले साल से इस साल हम 2,000 करोड़ रुपया स्टेट के खाते में फालतू डलवा गए। अब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ट्रेजरी में पैसा आ रहा है और उसका आरोप मुझ पे लगा दिया जाए, हम तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। G20 की प्रेसिडेंसी अभी फ़िलहाल कुछ वक्त पहले ही अभी भारत ने करी थी और बहुत सक्सेसफुल ये G20 प्रेसिडेंसी रही। काफ़ी गर्व की बात रही हम सभी के लिए। ऐसे में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि देश विदेश से सब कोई आए और उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, और वो भी जब बाहर जाते हैं, न केवल भारत बल्कि अपने देश में भी जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है, क्या रीज़न है उस पॉपुलैरिटी का? और आपको लगता है कि ऑपोजिशन में कोई ऐसा नेता विशेष है या राजनेता विशेष है जो उनकी उस पॉपुलैरिटी को इक्वल कर सकता है? कि मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहला इतना बड़ा ग्लोबल समिट हमारे देश में हुआ। मैं 4 साल अमेरिका पढ़ा और वहाँ हमेशा यही सुनते थे कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशन बनने की और ग्लोबल इमेज जो हमारी थी वो एक लेवल तक की थी कि हाँ, इंडिया के अंदर चीप लेबर है, इंडिया के अंदर अच्छे इंजीनियर्स हैं। ये बातें हम सुनते थे। आज के दिन ये चर्चा ज़रूर है कि इंडिया वहाँ पहुँच रहा है, हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुके हैं, $5 ट्रिलियन इकॉनमी हमने बनना है। ये चर्चाएं कब शुरू हुई? जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव देश का था वो बदला कैसे? मैं मानता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री जी का है, जिनने हमारा ग्लोबल इमेज जो थी उसको बहुत सुधारा है। और आज हमारी एज ए कंट्री पहचान हुई है। जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US इन देशों के साथ हमें गिना जाता है, तो मुझे लगता है कि यस, नाउ वी आर ऑन दैट पाथ दैट वी विल सून बिकम अ डेवलप्ड नेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कितना इम्प्रूव हुआ है। गडकरी जी को मैं बधाई देता हूँ कि रोड इंफ्रा जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेसवेज निकलेंगे, वो हमारे देश में बन पाए। पावर सेक्टर के अंदर मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, अगर उस समय उदय योजना ना आती
और ये सारा डिस्कॉम्स का और का लोन वेव ऑफ ना होता तो इंडिया कोलैप्स कर जाती। हर सेक्टर को फोकस डेवलपमेंट मिली है और मुझे लगता है इसी कारण है कि देश की प्रगति हुई। और ज़रूरी भी था इस टाइम के ऊपर ये निर्णय ले लिए गए कि हमें ये इनोवेटिव स्टेप्स करने, तो हम ग्रो कर गए। मैं तो स्टेट पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ। हरियाणा में हमने 10 कदम अच्छे उठाए तो हम दूसरों से इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ गए। अगर हम वो टाइमली कदम ना उठाते तो शायद आज पंजाब जैसी हमारी आर्थिक हालत होती। आप खुद पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ये है कि उनके पास 4 महीने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का पैसा नहीं है। और किसी भी दिन होगा कि पंजाब की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएंगे। वहाँ पावर के पैसे नहीं बचेंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे नहीं बचेंगे। और धीरे धीरे पंजाब इज़ फेसिंग दैट, क्योंकि जो आया उस सरकार ने सिर्फ घोषणाएं करी। उस घोषणाओं का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम स्टेट को क्या आएगा, उस पर कभी कदम ही नहीं उठाएंगे। हमने उठाए हैं और मैं मानता हूँ कि दिल्ली के साथ होने से वी हैड दैट एडवांटेज एज अ स्टेट। मगर मेरा जो दूसरा सवाल था दुष्यंत जी कि क्या आपको लगता है इस कैरिज्मा को कोई इक्वल कर सकता है? क्योंकि INDIA अलायंस जो बनाया गया, आपको लगता है कि आगामी चुनाव में जिस तरह की खोज चल रही है एक सशक्त चेहरे की प्रधानमंत्री के अगेंस्ट पिट करने की, आपको लगता है? ये तो आज के दिन तो मैं नहीं मानता कोई ऐसा चेहरा है। और पॉलिटिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी पे आप कभी भी नहीं कदम उठा सकते। किस दिन कौन आ जाए और कैसे लीड ले जाए, किस विषय पे जनता उसको समर्थन कर कर और उसके सिर पे ताज पहना दे, इट इज़ नेवर प्रिडिक्टेबल। मगर आज के दिन मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा एक चेहरा है जो उस विजन को और उस सोच को और उस लीडरशिप को कम्पीट कर। आपका अभी तक का जो अनुभव रहा है मोदी जी के साथ काम करने का, आप इस अनुभव को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से साझा करना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि ही इज़ अ मैन हु इज़ वेरी रिसेप्टिव, प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि देश हित में और प्रगति के अंदर इम्पॉर्टेंट है तो ही डजंट थिंक ट्वाइस। मैं तो जितनी बार भी उनके पास कोई सोच को, कोई विजन को लेकर गया हूँ और उसका रिएक्शन मुझे बड़ा पॉजिटिव मिला है जी। हमने पीछे राखी गढ़ी की डिस्कशन करी थी कि मोहनजोदारो पाकिस्तान फ्लड्स के अंदर इफ़ेक्ट होगी, तो उस पर काम शुरू हो गया। हिसार एविएशन अब की बात करी थी, वी गॉट ऑल सपोर्ट फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि नई चीज़ को और देश की प्रगति को कैसे आगे ले जाए जो उनके अंदर उनने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, आपने अपना समय हमें दिया और जो तमाम जो सवाल थे उनका आपने क्लैरिटी के साथ जवाब दिया और अच्छे से एक्सप्लेन करके विद डेटा एज़ यूजुअल। मतलब ये मुझे लगता है कि दुष्यंत जी आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हमेशा से रहा है। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आपका डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, आपको फिगर्स बहुत अच्छी तरीके से सारी याद रहती हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।